तो इसमें हम लोग को पढ़ना है रिवॉल्यूशन, और रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। और एक काम और किया करिए, सिलेबस को अंग्रेजी में देख डालिए। बहुत सारे जगह जो है अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा ही नहीं है। अंग्रेजी के सिलेबस से रिवॉल्यूशन लिखा है, हिंदी में लिखा ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आप छोड़ के चले जाएंगे। रिवॉल्यूशन अंग्रेजी में देखिए, उस सिलेबस में लिखा हुआ है, तो उसका हिंदी में लिखा ही नहीं है, क्रांति छोड़ दिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्रांति जो पढ़ना है, और इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वही मान्य होता है। तो क्रांति का अर्थ, क्रांति का स्वरूप, फिर जो है इसके दो सिद्धांत हैं, एक वैचारिक सिद्धांत और दूसरा जो है वो कहा जाता है कि समकालीन परिप्रेक्ष्य। तो वैचारिक सिद्धांत में हम लोग को समझना है उदारवादी क्रांति और मार्क्सवादी क्रांति। और समकालीन परिप्रेक्ष्य में हम लोग को दो चीज समझना है। एक तो जो है प्रकारवादी दृष्टिकोण, और दूसरा जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर इसमें हम लोग को जो है विचारकों के विचार पढ़ना है, विचारकों के विचार। अब विचारकों के विचार का मतलब यह है, जैसे हन्ना अरेंट ने क्या कहा। तो हन्ना अरेंट का तो मैं हन्ना अरेंट जब थिंकर पढ़ाया था तो खूब पढ़ाया था कि हन्ना अरेंट ने जो है ऑन रिवोल्यूशन हुआ, ऑन ह्यूमन कंडीशन हुआ, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म उनकी जो पुस्तक है, क्राइसिस ऑफ रिपब्लिक, ये सब किताब भी ध्यान रखना है। और हन्ना अरेंट का विचार जब क्रांति पढ़ाया था, इसी तरह से जैसे अरस्तु में पढ़ाया था, अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत मैं बोल दूंगा थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लीजिए हंटिंगटन का विचार, इसी तरह से जो है जैसे मान लीजिए टाकविले का क्या विचार है, टाकविले का विचार, जैसे लेनिन का विचार, टाटस्की क्या कहता है, स्टालिन क्या कहता है, इस तरह के जो भी विचारक हैं। स्काकपोल का क्या विचार है, उसकी जो किताब है स्टेट एंड सोशल रिवोल्यूशन, उसमें क्या विचार दिया है। माओ का क्या विचार है, रोजा लग्जमबर्ग का क्या विचार है। इस तरह से पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो है जैसे मान लीजिए क्रांति का एक सामान्य कारण समझना है कि क्या उसके कारण होते हैं, सामान्य कारण, फिर इसका क्या प्रभाव है, क्या इसका उपाय है, ये चीज। अब इतना जानेंगे। उसके बाद जैसे मैं बताया कि यूनिट 4 में आप लोगों के यहाँ जो है 3 बुकलेट में भिजवाया था, तो 3 बुकलेट जो गया है, तो देखिए उस 3 बुकलेट में जो है वो बुकलेट नंबर जो 3 है उसमें जो है क्रांति दिया है, उसको भी पढ़िएगा। फिर इसके बाद जो यूनिट 4 है, इस यूनिट 4 में जो है लगभग जो है 3500 प्रश्न भी हमने बनवाया है। सिर्फ यूनिट 4 के 3500 प्रश्न हैं टिक लगाने वाले, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है।
यूनिट 4 में 10 टॉपिक है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इस पर 3500 प्रश्न हैं। क्रांति पर भी 300-400 प्रश्न है, उसको प्रैक्टिस करिएगा। अब उसके बाद देखिए क्रांति का क्वेश्चन होता है कि नहीं। तो मैं बता रहा था कि क्रांति कहते समय हम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि ये जो रिवॉल्यूशन जो शब्द है, ये रिवॉल्यूशन शब्द जो है लैटिन भाषा के रिवोल्वरी सबसे निकला है। इसका मतलब होता है पलटना, इसका मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना। तो जब मैं क्रांति शब्द बोलूंगा तो क्रांति शब्द बोलते समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि सामाजिक जीवन में आकस्मिक, त्वरित, गहन और युगांतकारी परिवर्तन। अब इसका मतलब क्या निकला, थोड़ा सा मैं बताता हूं। जब मैं क्रांति शब्द बोलूंगा तो क्रांति बोलते समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्रांति का मतलब हुआ सामाजिक जीवन में आकस्मिक, त्वरित, गहन तथा युगांतकारी परिवर्तन। मतलब जो सामाजिक संबंध है, जो संस्थाएं हैं, विचार प्रणाली है, इन सब चीजों में परिवर्तन लाना। इन सब चीजों में परिवर्तन लाने का मतलब हुआ, कुछ एग्जाम्पल बताता हूं कि आपको ध्यान रखना है कि समाज के मूल्यों में परिवर्तन, समाज के मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, और अभी मैं बताया गहन परिवर्तन, समग्र परिवर्तन। गहन परिवर्तन मतलब क्या, समग्र परिवर्तन मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन। यह है क्रांति। तभी तो मैं अरस्तु पढ़ाते समय बताया था कि अरस्तु क्रांति की सही परिभाषा ही नहीं दे पाया, जिसके कारण सब दिक्कत आ गया। संस्थाओं में परिवर्तन, संस्थाओं में परिवर्तन, तो मैं बताया कि यह है क्रांति। जब क्रांति का कोई परिभाषा आप ध्यान रखेंगे, दोबारा बोलता हूं, हमेशा ध्यान रखिए, राजनीति और शासन में आकस्मिक, आमूलचूल, समग्र परिवर्तन। सामाजिक जीवन में जो आकस्मिक परिवर्तन होता है, त्वरित परिवर्तन होता है, युगांतकारी परिवर्तन होता है, जिससे सारे सामाजिक संबंध, संस्थाओं, विचार प्रणाली नए स्वरूप में आ जाती है और जिसका प्रभाव स्थायी होता है। तो देखिए क्रांति में पहला बात तो यह हो गया कि समाज के मूल्य में परिवर्तन, समाज के मिथक में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, नेतृत्व संरचना में परिवर्तन, गहन परिवर्तन। तो मैं बता रहा था कि जब मैं क्रांति बोलूंगा तो यह आपके दिमाग में आना चाहिए। और क्रांति में भी जो है, जैसे हम लोग कहते हैं क्रांति, तो सामान्यतः हम लोग ऐसे कहते हैं कि एक तो नकारात्मक क्रांति होता है, एक सकारात्मक क्रांति होता है, और एक प्रतिक्रांति भी होता है। प्रतिक्रांति
सिलेबस देखिएगा, यूनिट नंबर 4 में जो लास्ट टॉपिक है उसमें अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन लिखा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों का सिलेबस ना हो संस्थान में फोन करके सिलेबस पीडीएफ मंगवा लीजिएगा। हिंदी अंग्रेजी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों का सिलेबस है, सब मंगवा लीजिए। नकारात्मक क्रांति का क्या मतलब है? नकारात्मक क्रांति का मतलब होता है कि राजनीतिक ह्रास, पॉलिटिकल डीके। जैसे मान लीजिए इटली में फांसीवाद आया 1922 में, 1933 में जर्मनी में नाजीवाद आया, तो यह नकारात्मक क्रांति का उदाहरण है। मतलब जो राजनीतिक ह्रास है उस राजनीतिक ह्रास को राजनीतिक विकास के रूप में देख लिया गया। और सकारात्मक क्रांति का मतलब, सकारात्मक क्रांति का मतलब होता है रचनात्मक क्रांति। इसका उद्देश्य होता है अच्छाई की दिशा में परिवर्तन। जैसे गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन का 1688, फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, ये सब सकारात्मक क्रांति का उदाहरण है। मतलब सकारात्मक क्रांति का मतलब ऐसी क्रांति जो रचनात्मक हो, जिसका उद्देश्य अच्छाई की दिशा में परिवर्तन करना हो। अप्रतिक्रांति, काउंटर रिवॉल्यूशन, काउंटर रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति के बाद उसे विफल करने या उसकी जगह पुरानी शासन प्रणाली को स्थापित करना प्रतिक्रांति। यहां क्रांति का हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ये सब आप लोगों का सिलेबस भी अलग अलग है। गौरवपूर्ण क्रांति पढ़ाया भी था। यहां क्रांति थ्योरी हम लोग को पढ़ना है, इसका सिद्धांत पढ़ना है। तो प्रतिक्रांति का मतलब क्रांति के बाद जो भी परिवर्तन हुआ उसको विफल कर देने के लिए, उसकी जगह पुरानी शासन प्रणाली को स्थापित कर देने के लिए जो क्रांति की जाती है उसको प्रतिक्रांति कहा जाता है। तो मैं बताया कि यह क्रांति का मैंने परिभाषा बताया। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि क्रांति जब हम लोग बोलते हैं तो उस क्रांति के क्या क्या लक्षण हुए? सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, मूल संरचना में परिवर्तन। क्रांति में देखिए आमूलचूल मौलिक परिवर्तन होता है। क्रांति में जो है समग्र परिवर्तन होता है। अब यहां पर कुछ विचारकों का मैं बताया कि जैसे विचारकों ने भी क्रांति के बारे में बोला है, तो विचारकों ने जो क्रांति के बारे में बोला है उसको भी हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे अरस्तु में पढ़ाया था, अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत। अब यहां पर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अरस्तु ने कहा कि भाई किसी प्रकार से जो है संविधान या शासन में होने वाले समस्त परिवर्तन को क्रांति कहा। मान लीजिए मात्रा में परिवर्तन हो गया, 10 लोगों का शासन चल रहा है, 5 लोगों का शासन चल रहा है, तो अरस्तु की नजर में क्या? क्रांति। शासन करने वाले व्यक्तियों में बदलाव हो गया तो अरस्तु की नजर में क्रांति। सरकार के अंग में बदलाव हो गया तो अरस्तु की नजर में क्रांति।
पूर्व स्थापित शासन व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था आ गया तो अरस्तु की नजर में क्रांति। तो जब मैं अरस्तु पढ़ाया था तो अरस्तु वाले थिंकर में देखिएगा क्रांति का मैं मूल कारण बताया था। तो मूल कारण क्या मानता है? विषमता। तभी तो कहता है कि विषमता क्रांति की जननी है, और अन्य कारण बताता है। और क्रांति को इतना उदारवादी दृष्टिकोण से लिबरल तरीके से प्रस्तुत करने के पीछे अरस्तु का क्या उद्देश्य था? शासन व्यवस्था को अस्थिरता से बचाना, शासन व्यवस्था को अस्थिरता से बचाना। ठीक है, तब यहां पर मैं अरस्तु का तो बताऊंगा नहीं। हन्ना अरेंट का भी क्रांति सिद्धांत में पढ़ा चुका हूं। ऑन रिवोल्यूशन जो पुस्तक है लिखिए मत, क्योंकि मैं हन्ना अरेंट का पढ़ा। हन्ना अरेंट जो थिंकर है उसमें देखिए, ये जो आप लोगों का थिंकर है, इस थिंकर वाले टॉपिक में जाकर वीडियो देखिए। हन्ना अरेंट में पढ़ाया हूं 2 दिन 4-5 घंटे हन्ना अरेंट ही पढ़ाया हूं। हन्ना अरेंट लिखा हुआ है यूनिट 2 में राजनीतिक विचारक में हन्ना अरेंट लिखा हुआ है। अब देखिए एक चीज ये भी ध्यान रखिए, आप लोग क्या, जैसे आप लोग लेक्चरशिप का एग्जाम देते हैं, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं, मान लीजिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, हर जगह यूजीसी का ही सिलेबस फॉलो हो रहा है। सिलेबस कहीं कम लिखा है, कहीं ज्यादा लिखा है, अभी सब धीरे धीरे बदल जाएगा। इसलिए आप जो है ध्यान रखिए कि आप यूजीसी का सिलेबस पढ़िए, नेट जीआरएफ का सिलेबस पढ़िए। यदि ये पढ़ेंगे तो इससे लेक्चरशिप का परीक्षा रुकेगा नहीं, लेकिन सिर्फ लेक्चरशिप वाला सिलेबस पढ़ेंगे तो फिर तो गड़बड़ होगा, क्योंकि उल्टा क्रांति पूछेगा हो चाहे मत हो आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में क्रांति नहीं लिखा कोई बात, वो पूछता ही रहता है। आप सोचेंगे हमारे सिलेबस में, कहां सिलेबस में? बहुत सारा टॉपिक देखिए उल्टा सीधा पूछता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पढ़िए तो कायदे से नेट जीआरएफ का सिलेबस पढ़ लीजिए, जिससे इधर उधर ना होने पाए। मैं बताया कि इसके लिए हम लोग 300 वीडियो बना रहे हैं। 300 वीडियो इसका बन रहा है। सोचिए 35 बुकलेट है, 10 यूनिट का जो है लगभग 10-12 हजार, मिनिमम बता रहा हूं 15,000 क्वेश्चन है। कम से कम 15,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 35 बुकलेट है। एक एक टॉपिक का, हर टॉपिक का नोट्स बनाया गया है। तो मैं बता रहा था जिससे हन्ना अरेंट, तो ये मैं सिलेबस आपका जो अभी यहां पर लिखा था, ये पहले मैं बता लूं। तो ये मैं, चलिए हन्ना अरेंट बोल देता हूं। तो हन्ना अरेंट की जो पुस्तक है ऑन रिवोल्यूशन, में उन्होंने क्रांति की अवधारणा दिया है, और एडमंड बर्ग का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत को हन्ना अरेंट ने ग्रहण किया है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकी क्रांति की सराहना किया हन्ना अरेंट ने, और फ्रांसीसी क्रांति की उन्होंने आलोचना किया। हन्ना अरेंट का यह तर्क है कि वास्तविक क्रांति का परिणाम उदार लोकतंत्र की स्थापना के रूप में सामने आता है। वास्तविक क्रांति का परिणाम लिबरल डेमोक्रेसी की स्थापना के रूप में आता है। किसी भी देश में क्रांतिकारी परंपरा की सार्थकता इस बात में है कि लोग अपने सहचरों के साथ स्वतंत्र कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए पब्लिक हैप्पीनेस, सार्वजनिक सुख को बढ़ावा देंगे, स्वतंत्रता प्राप्त करें। तो हन्ना अरेंट के अनुसार क्रांति क्या है? क्रांति का मतलब हुआ अत्याचारी शासन को हटाना। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की। क्यों? क्योंकि फ्रांस में सम्राट अत्याचारी नहीं था, फिर भी उसे हटाया गया, इसलिए उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की। हन्ना अरेंट ने माना कि अमेरिकी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति में अंतर है।
अमेरिकी क्रांति एक स्वतंत्र संविधान स्थापित करने में सफल रहा, जबकि फ्रांसीसी क्रांति हिंसा और अत्याचार में ढल गया। इसी तरह 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, उस गौरवपूर्ण क्रांति में अंग्रेजों ने सत्ताधारी शासन को बहाल किया, सत्ताधारी शासन को हटा दिया, बदल दिया, लेकिन अपनी संस्थाओं को ब्रिटेन जिंदा रखा। वही तो संसदीय व्यवस्था। तो हम लोग पढ़ते हैं कि अलिखित संविधान है, परंपरा का परिणाम है, तो गौरवपूर्ण क्रांति। तो हन्ना अरेंट ने क्रांति की परंपरावादी और रूढ़िवादी अवधारणा को प्रकट किया, जिसमें परिवर्तन की प्रक्रिया में यथास्थितिवाद को बनाए रखने पर बल दिया गया। तो आपको हन्ना अरेंट मैं पढ़ा चुका हूं, और हन्ना अरेंट की पुस्तक ऑन रिवोल्यूशन, ऑन ह्यूमन कंडीशन, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म और क्राइसिस ऑफ रिपब्लिक, एक इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइसिस ऑफ रिपब्लिक। ये पढ़िएगा, बहुत अच्छी। ये सब मिलाने को आता है, ठीक है। तो मैं जरा सा पहले इसको सॉल्व करता हूं। पहले ये आपका वैचारिक सिद्धांत, उदारवादी क्रांति क्या होता है, मार्क्सवादी क्रांति क्या होता है, पहले इसको समझिए। फिर ये समझिए प्रकारवादी दृष्टिकोण क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। ऐसे बना लीजिएगा, यहीं पर 4-4 लाइन लिखना है, और कुछ परिभाषा भी लिखवाऊंगा अभी। जब ये समझ लीजिएगा तो परिभाषा लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक लाइन का परिभाषा रटने से क्या होगा, कितना रट पाएंगे। तो पहले जो है उदारवादी क्रांति का मतलब समझिए। अभी लिखवा देता हूं 2 लाइन। उदारवादी क्रांति का मतलब है, यह उदारवादी जो क्रांति है, उदारवादी जो सिद्धांत है, उदारवादी क्रांति का सिद्धांत, इसका क्या मतलब? ऐसी क्रांति जो निरंकुशतावाद की शक्ति पर लोकतंत्र की विजय को प्रदर्शित करती है, जैसे 1776 का अमेरिकी क्रांति, अभी बताया, ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति। मानव जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक परिवर्तन लाना, मतलब स्वतंत्रता के लिए, अधिकार के लिए, जीवन रक्षा के लिए किया गया क्रांति। तो आप देखते हैं कि इस उदारवादी क्रांति के समर्थक लाभ, उदारवाद का जन्मदाता कांट भी समर्थन करता है, मैकियावेली भी समर्थन करता है, लिखिए 2 लाइन उदारवादी क्रांति में। ऐसी क्रांति जो निरंकुशतावाद की शक्ति पर लोकतंत्र के विजय को प्रदर्शित करती है, लोकतंत्र के विजय को प्रदर्शित करती है, अर्थात अधिकार, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया गया क्रांति। और मार्क्सवादी क्रांति, मार्क्सवादी क्रांति साम्यवादी क्रांति का मतलब यह है कि साम्यवादी दल का नेता या साम्यवादी दल सत्ता हथियाकर अपना शासन स्थापित करता है। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था, बुर्जुआ व्यवस्था के स्थान पर वर्गहीन समाज की स्थापना की जाती है, जैसे 1917 का रूसी क्रांति, 1949 का चीनी क्रांति। तो यहां पर देख रहे हैं कि वर्ग संघर्ष, इसका मतलब
कि मार्क्सवादी क्रांति का मूल तत्व क्या है? एक वर्ग से दूसरे वर्ग के पक्ष में राज्य शक्ति में परिवर्तन करना, समाज को पहले वर्गहीन बाद में राज्यहीन बनाने का प्रयास किया जाता है। तो यहां मार्क्सवादी क्रांति का उद्देश्य क्या हुआ? किसी विशेष देश में क्रांति करना नहीं, बल्कि विश्व में पूंजीवादी जो व्यवस्था है, बुर्जुआ जो व्यवस्था है, उसका आमूल विनाश करना। इसको बोलेंगे मार्क्सवादी क्रांति। 2 लाइन लिखिए मार्क्सवादी क्रांति में। इसमें साम्यवादी दल अपना शासन स्थापित करता है, और पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर वर्गहीन समाज की स्थापना की जाती है। वर्गहीन समाज की स्थापना की जाती है, जैसे 1917 का रूसी क्रांति, 1949 का चीनी क्रांति, अब जैसे समझिए, ये समकालीन परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखा है प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का मतलब, फंक्शनल अप्रोच का मतलब, यहां पर थोड़ा सा मैं लिखवाऊं। इसके जो समर्थक हैं, टालकट पार्सन्स, जॉनसन, तो ये प्रकार्यवादी जो दृष्टिकोण, टालकट पार्सन्स के किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन। टूवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन। अब 2 लाइन पहले समझिए। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण में ये लोग मार्क्सवादियों की आलोचना करते हैं। ये लोग क्या कहते हैं? इनका ये मानना है, इनका मानना है कि प्रत्येक समाज जो है वर्गग्रस्त न होकर सहयोगग्रस्त है। समाज में मूल्य, सामूहिकता और भूमिका के स्तर पर सहयोग पाया जाता है। आप लोग जैसे पढ़ते हैं, ये जॉनसन की किताब है, रिवॉल्यूशन एंड द सोशल सिस्टम। रिवॉल्यूशन एंड द सोशल सिस्टम, इस किताब में जॉनसन ने लिखा था। जॉनसन की किताब और भी है, ये किताब है रिवोल्यूशनरी चेंज। रिवोल्यूशनरी चेंज। तो जॉनसन ने लिखा था कि क्रांति समाज में असंतुलन का परिणाम है। मतलब क्रांति तब होती है जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में ज्यादा असंतुलन हो जाता है। बल्कि नीचे लिख दीजिए, यहां पर समर्थक हो गया ना, टालकट, पार्सन, जॉनसन। जॉनसन का लिखिए, जॉनसन के सामने, क्रांति समाज में असंतुलन का परिणाम है। क्रांति समाज में असंतुलन का परिणाम है, स्टेटमेंट आ सकता है।
जॉनसन जो है रिवोल्यूशनरी चेंज में लिखा था ये बात, जॉनसन ने लिखा था कि क्रांति एक नया परिवेश लाती है जिसके लिए मूल्यों के नए समुच्चय की आवश्यकता होती है। लिख दीजिए, जॉनसन का ये कि स्टेटमेंट और लिखिए। क्रांति नया परिवेश लाती है जिसके लिए मूल्यों के नए समुच्चय की आवश्यकता होती है। और जब एक बार मूल्यों का समावेशन या समायोजन या परिवेश परिवर्तित हो जाता है, तो व्यवस्था में संतुलन आ जाता है। ठीक है। तो आपको प्रकारवादी दृष्टिकोण का मतलब, ये लोग मार्क्सवादी विचारकों की आलोचना करते हैं। ये लोग ये मानते हैं कि वर्गग्रस्त न होकर समाज सहयोगग्रस्त है। समाज में मूल्य और भूमिकाओं के स्तर पर सहयोग पाया जाता है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, अच्छा यहीं पर चलिए, आप लोग नीचे बना लीजिएगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं सोरोकिन, जेम्स प्रेविस, टैडगर, टाकविले, इसको अलगाववादी सिद्धांत भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अलगाववादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये लोग क्या मानते हैं? ये लोग कहते हैं कि सामाजिक मनोवृत्ति का दमन या सापेक्षिक वंचना के संदर्भ में क्रांति को समझा जाना चाहिए। आप जानते हैं कि सोरोकिन ने जो है एक किताब लिखा, सोरोकिन की किताब है द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन। द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन, उसमें उसने लिखा कि क्रांति का अर्थ जो है समूह या संस्थाओं या मूल्य व्यवस्था में प्रचलित सरकारी कानूनों की अपेक्षा अचानक, तीव्र और हिंसात्मक परिवर्तन है। तो आप देख रहे हैं कि मनोवृत्ति परिवर्तन की यहां बात हो रही है। लिख दीजिए, मैं लिखवाता हूं 2 लाइन लिखिए। ये विचारक सामाजिक मनोवृत्तियों का दमन, सापेक्षिक वंचना मतलब आपके पास है मेरे पास नहीं है, सापेक्षिक वंचना, आदि के संदर्भ में क्रांति को समझते हैं। ठीक है।
ये तो मैं बताया कि वैचारिक, उसके दो सिद्धांत हैं, उदारवादी मार्क्सवादी और समकालीन परिप्रेक्ष्य में प्रकारवादी और मनोवैज्ञानिक। अब यहां मैं विचारकों का विचार बता रहा था, तो मैं हन्ना अरेंट के बारे में बता रहा था और बताया कि हन्ना अरेंट आपने पढ़ा भी है, थिंकर में पढ़ाया भी हूं, तो दोबारा उसको बोलने की जरूरत नहीं। अरस्तु में पढ़ाया ही हूं। अब जो जो मैं नहीं पढ़ाया वो मैं बोल देता हूं। हंटिंगटन का विचार, चलिए, क्रांति के संदर्भ में हंटिंगटन का विचार, सैमुअल पी हंटिंगटन का विचार। तो सैमुअल पी हंटिंगटन का जो विचार है, उसकी जो किताब है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, इसी किताब में हंटिंगटन ने अपना विचार दिया है। 1968 में किताब है। तो सैमुअल हंटिंगटन क्या कहता है, पहले इसका स्टेटमेंट जैसा लिख दीजिएगा। क्रांति, स्टेटमेंट लिखिए, क्रांति किसी देश में तीव्र, मौलिक और हिंसक परिवर्तन है जिससे समाज के प्रमुख प्रमुख मिथक, राजनीतिक संस्थाओं, सामाजिक ढांचों, सरकार की गतिविधियों और नीतियों में परिवर्तन आ जाता है, जानते हैं कि हंटिंगटन ने लिखा कि क्रांति के भीतर प्रमुख मूल्य, समाज के मिथक, इन सब चीजों में जो है तीव्र, मौलिक और हिंसात्मक परिवर्तन होता है। तीव्र, मौलिक और हिंसात्मक मतलब आमूलचूल परिवर्तन होता है। अब यह हंटिंगटन कहता क्या है क्रांति के बारे में, पहले दो लाइन सुन लीजिए, फिर लिखवा देता हूं। ये कहता है कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप किसी देश के लोगों के मन में राजनीतिक सहभागिता की आशा बहुत बढ़ जाती है, परंतु इस मांग को पूरा करने के लिए उपयुक्त राजनीतिक संस्थाएं विकसित नहीं हो पाती, तो जन साधारण के मन में विद्रोह की भावना पनपने लगती है। जैसे मान लीजिए शिक्षा का प्रसार हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, तो लोग राजनीतिक सहभागिता के लिए उत्सुक हो जाते हैं। लोग जब राजनीतिक सहभागिता के लिए उत्सुक हो जाएंगे और उन्हें राजनीतिक अभिव्यक्ति का कोई वैध साधन नहीं मिलेगा, जैसे मान लीजिए मत देने का अधिकार, तो हम लोग मत देते हैं तो भी क्या है, गुस्सा शांत करने का एक तरीका है। अब हम लोग को 5 साल पर मत देने का अधिकार ना हो, सरकार की आलोचना करने का अधिकार ना हो, तो हम लोग भी हिंसा पर उतर आएंगे। भाई घर में माताजी पिताजी को थोड़ा सा बोल लेती हैं तो ठीक रहती है ना। अब पिताजी एकदम माताजी को नहीं बोलने देंगे, तब सोचिए, तब तो फिर होगा बवाल। इसीलिए अच्छे पिताजी देखिए थोड़ा सुन लेते हैं, 15-20 मिनट सुन लिए, फिर बोलेंगे चाय बनाइए, चलिए हो गया, आज का डोज पूरा हो गया। तो मान लीजिए यदि मत देने का अधिकार नहीं मिलेगा, सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो क्रांति होगी। लिखिए,
हंटिंगटन के अनुसार जब आधुनिकीकरण के फलस्वरूप किसी देश के लोगों के मन में राजनीतिक सहभागिता की आशा बहुत बढ़ जाती है, लेकिन इस मांग को पूरा करने के लिए उपयुक्त संस्थाएं विकसित नहीं हो पाती, तो जनसाधारण के मन में विद्रोह की भावना पनपने लगती है। टाकविले का विचार, तो टाकविले की एक जो किताब है वो आपको ध्यान होना चाहिए, दी ओल्ड रिजीम एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब टाकविले ने क्या कहा ये समझिए। फ्रांसीसी क्रांति पर विश्लेषण किया है और टाकविले मानता है कि फ्रांसीसी क्रांति से किसी वर्ग को स्वतंत्रता नहीं मिल पाई, बल्कि इसके विपरीत क्रांति के बाद राज्य शक्ति का केंद्रीकरण पहले से बढ़ गया। रोबेस्पियर का शासन आना, तानाशाही तो हुआ, सेंट्रलाइजेशन ही तो हुआ सत्ता का। लिखिए टाकविले के विचार में फ्रांसीसी क्रांति पर विश्लेषण किया है। उसके अनुसार फ्रांसीसी क्रांति से किसी वर्ग को स्वतंत्रता नहीं मिल पाई, बल्कि इसके विपरीत क्रांति के बाद राज्य शक्ति का केंद्रीकरण पहले से बढ़ गया। लेनिन का विचार, अब लेनिन की जो किताब है आप लोग रटे होंगे, द स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन। द स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन। तो लेनिन का स्टेटमेंट लिखिए। नंबर 1 पहला तो ये लिखिए, क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। नंबर 2, साम्यवादी दल ही क्रांति ला सकता है। वह मजबूत संगठन के बिना क्रांति को संभव नहीं मानता था। साम्यवादी दल ही क्रांति ला सकता है क्योंकि लेनिन मजबूत संगठन के बिना क्रांति को संभव नहीं मानता। अब तीसरा बात समझिए, देखिए लेनिन कहता है कि सर्वहारा वर्ग के पास जो है शक्ति के लिए संघर्ष में दल के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि दल ही विचारधारा में बांध सकता है। तभी तो लेनिन कहता था, मार्क्स में लेनिन ने 3 ही तो परिवर्तन किया। विचारधारा, मार्क्स विचारधारा को नहीं मानता है। मार्क्स जो है फॉल्स कॉन्सेप्शंस की बात करता था, मिथ्या चेतना लेनिन मानता है।
मार्क्स नेता की बात नहीं करता, लेनिन नेता की बात करता है, नेतृत्व की बात करता है। मार्क्स संगठन की बात नहीं करता, लेनिन संगठन की बात करता है, साम्यवादी दल की बात करता है। यह मार्क्स में 3 लेनिन का परिवर्तन है। लेनिन ने 3 संशोधन किया। तो कहता है कि कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन नेताओं के स्थायी संगठन के बिना कामयाब नहीं हो सकता। क्रांतिकारी आंदोलन की क्रमिकता को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए नेता की आवश्यकता होती है, स्थायी संगठन की आवश्यकता होती है। लिख दीजिए नंबर 3, क्रांतिकारी आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन को बनाए रखने के लिए नेता आब्लिक स्थायी संगठन की आवश्यकता होती है। स्थायी संगठन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार देखिए, टी स्कॉटपोल का क्या विचार है? इसकी एक किताब है, स्टेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशन। इसी किताब में इसने कहा कि जब सरकार किसी वित्तीय संकट या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में फंस जाती है तो उसका ध्यान जनता से हट जाता है। तब जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है जो क्रांति को जन्म देती है। लिखिए, जब सरकार किसी वित्तीय संकट या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में फंस जाती है, तो उसका ध्यान जनता से हट जाता है। तब जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है जो क्रांति को जन्म देती है। जो क्रांति को जन्म देती है। और बाकी मैं लेनिन पढ़ाई था आप लोग। माओ का स्थायी क्रांति का सिद्धांत, चलिए माओ की किताब क्या है? बोलिए, अनकंट्राडिक्शन। और अनकंट्राडिक्शन में माओ क्या लिखता है? स्थायी क्रांति का विचार देता है ना, जैसा समझिएगा थोड़ा सा। स्थायी क्रांति माओ, और यहां पर क्रांति में किसानों की भूमिका पर बल दिया और नारा क्या दिया? गांव से शहरों की ओर चलो। लिखिए एक लाइन, नंबर 1, क्रांति में किसानों की भूमिका पर विशेष बल दिया और नारा दिया, गांव से शहरों की ओर चलो, गांव से शहरों की ओर चलो। वो कहता था ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के द्वारा क्रांति लाई जाएगी। वो तो मानता था ना कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी क्रांति के बाद समाज के अंतर विरोध को समाप्त नहीं किया जाएगा तो आप देखते हैं
माओ ने सांस्कृतिक क्रांति की बात की, माओ ने सांस्कृतिक क्रांति की बात की 1965 से 66 तक। लाल स्वयंसेवक, लाल रक्षक, तो आप देखते हैं कि स्थायी क्रांति का विचार माओ का अपना सिद्धांत है। माओ का मूल दर्शन यह है कि ज्ञान की तुलना में इच्छा शक्ति का और सिद्धांत की तुलना में कर्म का ज्यादा महत्व है। माओ का विश्वास जो है ऐसी क्रांति में है जो स्थायी स्वरूप आ सके। किसान वर्ग क्रांति लाने में समर्थ है। तभी तो उसने कहा कि भाई निरंतर क्रांति का सिद्धांत दिया, स्थायी क्रांति, निरंतर क्रांति, डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रिवोल्यूशन। परमानेंट रिवोल्यूशन, एक पॉइंट और लिखिए। इसलिए निरंतर क्रांति का मतलब कि देखिए, आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी क्रांति के बाद समाज का अंतर विरोध अचानक समाप्त नहीं हो जाएगा, बल्कि वैचारिक क्षेत्र में यह विरोध लंबे समय तक बना रहता है। तो निरंतर क्रांति, उसी के लिए तो सांस्कृतिक क्रांति का सिद्धांत दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रिवोल्यूशन लिख दीजिए। माओ ने माना कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी क्रांति के बाद, आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी क्रांति के बाद समाज के अंतर विरोध समाप्त नहीं हो जाते, समाज के अंतर विरोध समाप्त नहीं हो जाते, बल्कि वैचारिक क्षेत्र में यह विरोध लंबे समय तक बना रहता है। इसी पहलू के लिए निरंतर क्रांति का सिद्धांत दिया। अब यहीं पर थोड़ा सा आप लोगों को समझा दें। देखिए, टाटस्की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति की बात करता है, मतलब क्रांति का निर्यात, क्रांति का निर्यात। कभी पूछे क्रांति का निर्यात तो टाटस्की लगाइएगा। इस टाटस्की के विरोध में स्टालिन ने एक देश में समाजवाद की बात किया, एक देश में समाजवाद। कभी पूछे एक देश में समाजवाद स्टालिन, ये लिखा हूं ना, डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रिवोल्यूशन, स्थायी क्रांति जो माओ का है, उसका समर्थन टाटस्की भी कर रहा है। आप देखते हैं कि इसका टाटस्की का एक था, टाटस्की का एक पहलू था लॉ ऑफ
अनइवन एंड कंबाइंड। विषम और संयुक्त विकास का नियम, कोई पूछे क्या लगाएंगे? ट्राटस्की। विषम और संयुक्त विकास का नियम, ट्राटस्की। जिसे नहीं पूछता है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जी। ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब इसी तरह से रोजा लग्जमबर्ग, तब जानते हैं कि ये भी पोलिश समाजवादी क्रांतिकारी महिला हैं पोलैंड की। इनका जो किताब है सोशल रिफॉर्म एंड रिवोल्यूशन, इन्होंने जो है 3-4 बातें हैं इनकी, ये ध्यान रखना है। पूंजीवाद के पतन की भविष्यवाणी की, पूंजीवाद के पतन की भविष्यवाणी, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। कभी पूछे रोजा लग्जमबर्ग। और एक चीज ध्यान रखना है, इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि पूंजीवाद अपने विस्तार की चरम सीमा तक पहुंच जाता है और उसे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता, तब वह टूट जाएगा। लिख दीजिए, पूंजीवाद अपने विस्तार की चरम सीमा तक पहुंच जाता है और उसे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता, तब वह टूट जाएगा, तब वह टूट जाएगा। तब वह टूट जाएगा। ठीक है। क्रैन विंटन का विचार, क्रैन विंटन की एक किताब है एनाटॉमी ऑफ रिवोल्यूशन। एनाटॉमी ऑफ रिवोल्यूशन। कैंट विंटन का यह मानना है कि अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति, इसने सबका विश्लेषण किया है। एक लाइन लिख दिए तो, इसने अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। एक न्यूमैन का स्टेटमेंट लिखिए तो, न्यूमैन का स्टेटमेंट, क्रांति राजनीतिक संगठन, सामाजिक ढांचे, आर्थिक संपत्ति नियंत्रण, आर्थिक संपत्ति नियंत्रण, आर्थिक संपत्ति नियंत्रण, और समाज के प्रमुख मिथकों में व्यापक और मौलिक परिवर्तन है, जो विकास के क्रम में
जो विकास के क्रम में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है मैं बताया कि विचार के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए सामान्य कारण, इसका प्रभाव, उपाय कि क्रांति के सामान्य कारण क्या क्या है। क्रांति के सामान्य कारण का मतलब यह है, कुछ उसमें पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए विचारकों ने जो है प्राचीन काल से ही क्रांति के संभावित कारणों पर विचार किया। विभिन्न देशों में क्रांतियों के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य कारण की चर्चा लोगों ने किया। तो जो सामान्य कारण है वो हम लोग को ध्यान रखना है। नंबर 1 पॉइंट पे लिखिए, सामान्य कारण नंबर 1, देश की संस्कृति संबंधी अनेक पक्षों में असमानता का आ जाना। देश की संस्कृति संबंधी अनेक पक्षों में असमानता का आ जाना। जैसे अमीर व्यक्तियों के हाथों में सत्ता का आ जाना और गरीबों की दयनीय स्थिति। नंबर 2, जीवन यापन के साधनों में अत्यधिक कमी आ जाना। जीवन यापन के साधनों में अत्यधिक कमी आ जाना। और मैं अरस्तु में सब पढ़ाया था, उसकी यहां कोई चर्चा नहीं होगी, खूब पढ़ाया था। और नंबर 3, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक आदि क्षेत्रों में जनता की परेशानी बढ़ना। नंबर 4, जनसंख्या के एक बड़े भाग में निरंतर असंतोष बने रहना। कुछ मान लीजिए तात्कालिक कारण भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट, तात्कालिक कारण, जैसे आर्थिक शोषण। इसी प्रकार से सरकार द्वारा असंतोष के कारणों को दूर न किया जाना। असंतोष के कारणों को दूर न किया जाना, तो मैं बताया। अब देखिए इस तरह से नोट्स में आप लोगों के लिखा भी हूं। सामान्य कारण, अरस्तु का भी कारण है उसमें, लेकिन 2-4 मैं बताया। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या परिणाम होता है। पहला चीज तो यह है कि सामाजिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है। और सामाजिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि समाज की संरचना बदल जाती है। दूसरा चीज यह है, लिखना नहीं है, सुन लीजिए। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में पुनर्गठन हो जाता है। जो समाज के मूल्य हैं, जो मान्यताएं हैं, उन सब चीजों में परिवर्तन हो जाता है। संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है।
संस्थागत जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो जाता है। भाई शासन भूमिकाओं में बदलाव आना, भाई क्रांति का मूल उद्देश्य क्या है? वर्तमान शासक के बदलने पर केंद्रित हो जाता है, तो शासन भूमिका में बदलाव आ जाता है, शासन ढांचे में बदलाव आ जाता है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है। और मैं बताया कि मूल्य, मान्यता, व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से समग्र परिवर्तन आ जाता है, ये इसका प्रभाव है। अब कभी कभी कथन कारण का जो प्रश्न आता है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये मैं बोलूंगा उपाय, कि क्या उपाय है। तो क्रांति को रोकने का सबसे पहला उपाय तो यह है कि कानून के पालन की भावना को बनाए रखना, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक वैधता को बनाए रखना, जनता का विश्वास सरकार पर, सरकार का विश्वास जनता पर, जनता की सहमति पर शासन चलाना, समाज में परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन के प्रति सचेत रहना, संविधान का अनुरक्षण बनाए रखना कि संवैधानिक व्यवस्था सुचारू पूर्वक चलता रहे, संवैधानिक मूल्य चलता रहे, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। बुद्ध भगवान ने कहा था मध्यम मार्ग, देखिए मध्यम मार्ग का अनुसरण, अरस्तु भी कहता था गोल्डन मीन थ्योरी, तो मध्यम मार्ग का अनुसरण करना, सत्ता का समाज से घनिष्ठ संबंध बनाना कि जनता की सहमति पर शक्ति का प्रयोग किया जाए, ऐसी सत्ता होनी चाहिए, उचित दंड की व्यवस्था हो। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मान लीजिए नहीं ठीक है, देखिए तमाम समस्या चल रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है, दंड की उचित व्यवस्था, अधिकारियों और प्रशासन पर नियंत्रण की समुचित व्यवस्था लागू करना, यह क्रांति को रोकने के उपाय है। और देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रखना हम लोगों को कि कुछ जो किताबें होती हैं, मैं आप लोग के नोट्स में किताब लिखा भी हूं, लेकिन यहां पर जैसे रॉबर्ट डहल है, मान लीजिए रॉबर्ट डहल, तो रॉबर्ट डहल का मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस किताब है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, इसमें भी उसने क्रांति की बात किया है। जैसे जैक्यूस इल्यूल, इसकी किताब है ऑटोप्सी ऑफ रिवॉल्यूशन, जैसे जीएस पेटी की किताब है द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्यूशन, एक जो है जॉन डन की किताब है मॉडर्न रिवॉल्यूशन, एस कोहान की किताब है थ्योरीज ऑफ रिवॉल्यूशन, टार्गेट पार्सल का बताया है सोशल सिस्टम, एक सीडी वंश की किताब है द प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉल्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ रिवॉल्यूशन। इस तरह से 10-5 किताब भी ध्यान होना चाहिए। एक है पीटर कालवर्ट की किताब है ए स्टडी ऑफ रिवॉल्यूशन, और एडवर्ड की किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, एलपी एडवर्ड,
एलपी एडवर्ड की किताब है हिस्ट्री ऑफ रिवोल्यूशन, द हिस्ट्री ऑफ रिवोल्यूशन, और एक न्यू थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन है किताब जैक वुडिस की। जैक वुडिस की किताब है न्यू थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन। तो ऐसी किताब का नाम भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो है क्रांति बता रहा था। तो क्रांति में मैंने आप लोगों को बताया क्रांति का क्या अर्थ है, क्या इसका स्वरूप है, कुछ परिभाषा बताया, विचारकों के विचार बताया, इसका सिद्धांत बताया और कारण प्रभाव और उपाय बताया। इस तरह से इसको पढ़ना है। अब इसका क्रांति का क्वेश्चन खोज कर करके देखिएगा कि हुआ कि नहीं, चाहे वो नेट जीआरएफ का परीक्षा हो, चाहे लेक्चरशिप का हो, चाहे वो पीएचडी में इनरोलमेंट का परीक्षा हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज में लेक्चरशिप का परीक्षा हो, क्रांति से संबंधित जो भी प्रश्न आया होगा, थोड़ा सा अरस्तू का क्रांति का सिद्धांत जो पढ़ाया था उसको पढ़ लीजिएगा, हन्ना अरेंट पढ़ाया था उसको पढ़ लीजिएगा, पढ़कर अब फिर प्रश्न करिएगा, अब देखिएगा कि हुआ कि नहीं। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।